नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियोज़ में हम व्यंजन संधि को पढ़ रहे हैं। तो व्यंजन संधि के स्तुत्व है, स्तुत्व है, जसत्व है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, परसवर्ण है, छत्व है, चागम है, ये सारे भेद हम पूर्व के वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं चर्त्व संधि। व्यंजन संधि का ये आज का जो वीडियो है वो अंतिम वीडियो रहेगा, उसके बाद में विसर्ग संधि हम शुरू करेंगे। चर्त्व संधि कहाँ होती है, किन परिस्थितियों में चर्त्व संधि लागू होती है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि किसी शब्द में क्या हो, द आए, तृतीय वर्ण के रूप में क्या आए, द। वास्तव में तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण किसी भी वर्ग का आ सकता है, लेकिन हमें उदाहरण के रूप में अधिकांश क्या सारे उदाहरण द के ही मिलते हैं, इसलिए मैं यहाँ द ही लिख रहा हूँ। शब्द के अंत में क्या आए, द आए, और दूसरे किसी शब्द के प्रारंभ में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। कौन सा? खर। अब खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सभी वर्गों के पहले वर्ण, दूसरे वर्ण और इसके अलावा मूर्धन्य, तालव्य और दंते, तीनों प्रकार के जो स हैं वो ये क्या होते हैं? खर प्रत्याहार के वर्ण होते हैं। तो ये सारे किसी भी शब्द में आए तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, यह तृतीय वर्ण है वो अपने ही वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। तो तय है, उसके द है, उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा, प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। ये है चर्त्व संधि। ठीक, कहने का मतलब है किसी भी शब्द के अंत में क्या हो, द हो, और उसके बाद में खर प्रत्याहार के कोई वर्ण यानी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण या फिर मूर्धन्य, तालव्य अथवा दंत्य स में से कोई एक आए, तो ऐसी परिस्थिति में यह जो द है वो उसके स्थान पे क्या हो जाता है, तय हो जाता है, यानी अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण में बदल जाता है। आइए उदाहरण लेते हैं हम। शब्द आता है उद जोड़ सर्गह। शब्द क्या है? उद जोड़ सर्ग है। देख लो, उद में द आ रहा है और अंत में क्या आ रहा है, बाद में स। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ तय, द के स्थान पे क्या हो जाएगा, तय, और शब्द क्या बन जाएगा, उत्सर्ग। क्या बन गया? उत्सर्ग। आइए अन्य और उदाहरण लेते हैं अपन। शब्द आता है उद जोड़ तीर्ण है। शब्द क्या है? उद जोड़ तीर्ण है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण है। इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। और उदाहरण हम लेते हैं। शब्द आता है विपद जोड़ कालह। विपद जोड़ कालह। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, प्रथम वर्ण आ रहा है बाद में। यहाँ पर देखो तय आ रहा है, वो भी प्रथम वर्ण है। स आ रहा है, वो कौन सा है, ये तालव्य मूर्धन्य दंत्य से आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ द के बाद प्रथम वर्ण है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ क्या हो जाएगा, शब्द बन जाएगा विपत कालह। क्या बन जाएगा, विपत कालह। और संधि हो गई चर्त्व संधि। कौन सी संधि? चर्त्व संधि। ठीक है। अब और एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे शब्द आता है तद जोड़ समय। शब्द आता है तद जोड़ समय, तो क्या हो जाएगा, तत्समय। इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, चार प्रकार के जो उत्पत्ति के आधार पे शब्द होते हैं उसमें आता है तत्समय। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चर्त्व संधि थी। चर्त्व संधि कहाँ होती है, किन परिस्थितियों में होती है, यह हमने पढ़ा है। आगे हम इसके बाद में अगली जो संधि है वो लेते हैं हत्व संधि। हत्व संधि, सम्मार्जक जी, बिल्कुल। हत्व संधि में क्या होता है, थोड़ा सा ही अंतर है। जसत्व संधि में कुछ चीज़ हमने देखी थी, उसी का जो कुछ परिवर्तित होकर के शेष जो अंश है वो क्या है, हत्व संधि में आता है। कौन सी? हत्व। हत्व संधि। हत्व संधि है वो क्या है, वैकल्पिक विधान है। यानी हत्व संधि का नियम लागू हो, यानी हत्व लागू हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। आप वैकल्पिक रूप से है का विधान कर सकते हैं, है का विधान कर सकते हैं। तो आइए हम आपको हत्व संधि का जो नियम है वो लेते हैं हम। शब्द आता है यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो, कोई प्रथम वर्ण हो। क्या हो? प्रथम वर्ण, और उसके बाद में है, हाय, आए। क्या है? है, आए।
तो ऐसी परिस्थिति में यह प्रथम वर्ण है वो तो क्या बनेगा, जसत्व संधि का नियम लागू हो जाएगा, जस आदेश हो जाएगा, जस का मतलब तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये तो जसत्व संधि तो वैकल्पिक विधान नहीं होकर के अनिवार्य विधान है। तो यहाँ पर तो क्या होगा, प्रथम वर्ण तो तीसरे में बदलेगा ही, और इसी के साथ ही जो बाद वाला है ये हत्व संधि कहती है कि इस है के स्थान पे चतुर्थ वर्ण हो जाएगा। अब आप कहोगे कि किसका चौथा हो रहा है, ये भी तो दिक्कत है। तो यहाँ चौथा वर्ण किसका होगा, जो पूर्ववर्ती जो वर्ण है ना, यहाँ इसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि यदि किसी शब्द में आपको प्रथम वर्ण नजर आए और उसके बाद में दूसरे शब्द में है आ रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे, प्रथम वर्ण के स्थान पे तो तृतीय वर्ण जसत्व संधि के नियमानुसार हो गया, और है के स्थान पे चतुर्थ वर्ण होगा। ये किसका होगा, पूर्व वाले वर्ग का चतुर्थ वर्ण होगा, और ये किस हिसाब से होगा, विकल्प से। किससे, विकल्प से होगा। कहने का मतलब है कि ये चतुर्थ वर्ण आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, यानी चतुर्थ किए बगैर भी लिख सकते हैं और चतुर्थ करके भी लिख सकते हैं। यानी ये हत्व संधि है का चतुर्थ वर्ण बनाती है, लेकिन कब, वैकल्पिक विधान है, अर्थात अनिवार्य नियम नहीं है। तो आइए हम उदाहरण लेते हैं इसका। शब्द आता है पत जोड़ हति। शब्द क्या है, पत जोड़ हति। तो पत में क्या आ रहा है, तय आ रहा है जो कि प्रथम वर्ण है, बाद में है आ रहा है, फॉर्मूला हमारा पूरी तरह से फिट बैठता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस प्रथम वर्ण के स्थान पे तो क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा, तय थे दे, तीसरा वर्ण क्या है, दे। तो शब्द बन गया पद, और इस है के स्थान पे क्या हो जाएगा। अब आप कहोगे कि है का चौथा वर्ण कौन सा होता है, तो यहाँ जो पूर्व वाला वर्ग है तय वर्ग, इसका चतुर्थ वर्ण हो जाएगा, तय थे दे धे, धे धनुष बन जाएगा, और शब्द बन जाएगा पद्धति। इस शब्द को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे, पद्धति, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ठीक है। पत जोड़ हति। इसी प्रकार हम शब्द लेते हैं अप जोड़ हरणम, अप जोड़ हरणम। तो क्या हो जाएगा, प के स्थान पे हो जाएगा ब, तीसरा वर्ण हो गया, प आधा है, ये ब भी आधा हो जाएगा, ठीक है। और आगे है उसके स्थान पे प फ ब भय भालू हो जाएगा, भैरणम, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा और संधि लागू हो जाएगी हत्व। अब मैंने बताया कि हत्व संधि का विधान क्या है, वैकल्पिक है, ये बात ध्यान रखें आप। इसलिए इसको जसत्व लागू करके ऐसे भी लिखा जा सकता है अपहरणम, ये भी विकल्प सही है। इसमें भी ऐसे लिखा जा सकता है पद्धति, इस प्रकार का शब्द भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रथम का तो तृतीय बनेगा, जसत्व का नियम तो अनिवार्य है, लेकिन है वाला जो हत्व संधि का नियम है वो क्या है, विकल्प से है, ठीक है। और उदाहरण लेते हैं हम, जैसे एक शब्द आता है वाक जोड़ हरि। शब्द क्या आता है, वाक जोड़ हरि। तो यहाँ क आ रहा है जो कि प्रथम वर्ण है, उसके बाद में है आ रहा है, फॉर्मूला पूरी तरह से लागू हो रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, क के स्थान पे हो जाएगा ग, तृतीय वर्ण, ठीक है। और है के स्थान पे चतुर्थ हो जाएगा घ घड़ी वाला, वाघरी, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। और यदि हत्व संधि लागू नहीं करें तो केवल जसत्व के अनुसार वाघ हरि, इस प्रकार का शब्द भी बन सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हत्व संधि समझ में आई होगी आपको। चर्त्व और हत्व, अब तक हम 2 संधियां पढ़ चुके हैं। अगली जो संधि है वो लेते हैं व्यंजन संधि के ही जो शेष बचे हुए जो उदाहरण हैं, कुछ नियम और बच रहे हैं, उनको भी हम कंप्लीट करते हैं। आज व्यंजन संधि को पूरा करते हैं। तो व्यंजन संधि है वो पढ़ने के बाद में हमारे केवल विसर्ग संधि, एकमात्र संधि शेष रहेगी। तो उसके भी कुछ एक उदाहरण है, कुछ नियम है, उनको भी हम बाद में पढ़ लेंगे। आइए हम व्यंजन संधि का जो अगला भेद है उसको लेते हैं। व्यंजन संधि का एक सूत्र आता है गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम। एक सूत्र आता है गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम।
तो वो सूत्र क्या कहता है, नियम है एक व्यंजन संधि का ही, उसको हम लेते हैं। सूत्र कहता है कि यदि कोई ह्रस्व स्वर आए, क्या आए, ह्रस्व स्वर यानी छोटा स्वर हो, और उसके बाद में गम प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। गम प्रत्याहार में 3 वर्ण आते हैं, ग, ङ, ण अथवा न। इस गम प्रत्याहार का कोई वर्ण आए और इसके बाद में कोई स्वर हो, क्या हो, कोई स्वर हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, यह ह्रस्व स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाद वाले स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये गम है, इनके स्थान पे द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व यानी डबल, क्या हो जाएगा, द्वित्व अर्थात डबल हो जाएगा। ये आपस में क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि यदि किसी शब्द में ह्रस्व स्वर हो और उसके बाद में ग, ङ, ण अथवा न, इन तीनों में से कोई एक वर्ण हो और बाद में कोई स्वर आए, तो ऐसी परिस्थिति में ये जो ङ, ण, न है, इनका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, और ये गमो ह्रस्वादचि गमो नित्यम, यह जो सूत्र है वो कहता है। उदाहरण हम देखते हैं। शब्द आता है प्रत्यंग जोड़ आत्मा। शब्द क्या है, प्रत्यंग जोड़ आत्मा। देखो प्रत्यंग में ङ आ रहा है अंत में, उसके पूर्व में ह्रस्व स्वर भी है, बाद में भी कोई स्वर है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, गमो ह्रस्वादचि गमो नित्यम सूत्र काम करेगा। और यहां यह ङ है वो डबल हो जाएंगे, 2 बन जाएंगे, एक तो है एक और आ जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्यंग, फिर एक ङ और आ गया और आ मिल गया त्मा, प्रत्यंगात्मा, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। और शब्द लेते हैं हम। शब्द आता है सुगण जोड़ ईस। देख लो, ण से पूर्व ह्रस्व स्वर है, बाद में भी कोई स्वर आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में ण का क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और शब्द क्या बन जाएगा, सुगणनीस। क्या शब्द बन गया, सुगणनीस। एक ण तो पहले से था और एक ण और हो गया, उसको ई मिल गया तो णी बन गया। ठीक है। इसके अलावा और उदाहरण हम लेते हैं। शब्द आता है खादन जोड़ अपी। खादन जोड़ अपी। देखो एक उदाहरण ङ, ण, न, तीनों का एक एक उदाहरण मैं यहाँ लिख दिया है मैंने। खादन में न आ रहा है, उसके बाद में स्वर है, पूर्व में ह्रस्व स्वर है, तो गमो ह्रस्वादचि गमो नित्यम सूत्र लग जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, न का द्वित्व हो जाएगा, खादन नपी। इस प्रकार का शब्द बन जाएगा और संधि लागू हो जाएगी। कौन सी संधि, खादन नपी में गमो, ये व्यंजन संधि का जो फॉर्मूला है वो लागू हो रहा है। इसके अलावा शब्द आता है क्रीडन जोड़ अपी भी होता है। क्रीडन जोड़ अपी, एक उदाहरण ये भी हो सकता है। तो क्या बन जाएगा, क्रीडन नपी, क्रीडन नपी, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। ठीक है। तो आइए हम अगला जो फॉर्मूला है व्यंजन संधि का, अंतिम फॉर्मूला है, वो भी समझते हैं। देखो इसमें क्या था, इसमें ह्रस्व स्वर था। ठीक है, क्या था, ह्रस्व स्वर, और उसके बाद में गम प्रत्याहार के कोई वर्ण थे, गए न अथवा न, बाद में भी कोई स्वर हो, तो ऐसी परिस्थिति में इनका क्या हो रहा है, डबल या द्वित्व हो रहा है। ठीक है। ये भी कोई ज़्यादा गंभीर या कोई कठिन संधि नहीं है। थोड़ा सा इसके मात्र ये 3, 4, 5 उदाहरण ही मिलते हैं, तो इसको ज़्यादा कुछ गहराई से लेने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार इस प्रकार के जो शब्द हैं वो पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ले लेते हैं अपन। इसके अलावा और अगली जो अंतिम जो भेद है इसका, वो हम देखते हैं। अगला जो नस छव्य अप्रसान एक सूत्र आता है। सूत्र क्या है, नस छव्य अप्रसान। सूत्र नस छव्य अप्रसान क्या करता है, व्यंजन संधि का ही अंतिम हम सूत्र लेते हैं। नस छव्य अप्रसान सूत्र है, वो क्या करता है,
वो कहता है कि यदि किसी शब्द के अंत में क्या आए, न आए, क्या आए, न, और उसके बाद में छव प्रत्याहार का कोई वर्ण हो। कौन सा? छव प्रत्याहार। तो छव प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आते हैं? च, छ, ठीक है, फिर ट, थ या त, थ, ये 6 वर्ण हैं, वो कौन से प्रत्याहार में आते हैं? छव प्रत्याहार में आते हैं, ठीक है। यदि किसी शब्द के अंत में क्या हो, हलंत न हो और उसके बाद में छव प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा हो और वहां हम संधि कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? 2 काम होंगे। इस न के स्थान पे 2 काम होंगे। क्या होंगे? या तो इस न के स्थान पे हम अनुस्वार कर देंगे, या इस न के स्थान पे हम कर देंगे चंद्र बिंदु। क्या कर देंगे? चंद्र बिंदु, ठीक है। और जो बाद वाला छव प्रत्याहार का वर्ण है, उस छव प्रत्याहार के साथ भी एक काम होगा। वो होगा यदि च, छ आए तो ऐसी परिस्थिति में जो तालव्य स है वो बन जाएगा। छव प्रत्याहार का जो वर्ण है, इसके आने की वजह से क्या होगा? इसके स्थान पे नहीं होगा, ये आए तो ऐसी परिस्थिति में बीच में यहां क्या हो जाएगा? एक स आ जाएगा। और ट, ठ हो तो क्या होगा? मूर्धन्य से आ जाएगा। और त, थ हो तो क्या होगा? दंत्य से आ जाएगा। यह है नस्थव्य अप्रशांत सूत्र। नस्थव्य अप्रशांत सूत्र क्या कहता है कि यदि किसी शब्द में अंत में न आए और बाद में क्या हो? छव प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो ऐसी परिस्थिति में न के स्थान पे चंद्र बिंदु अथवा अनुस्वार दोनों में से एक होगा और छव प्रत्याहार के वर्णों के अनुसार बीच में एक स का आगम हो जाएगा। यदि च वर्ग है तो तालव्य से आएगा, ट वर्ग के दोनों वर्णों में से है तो मूर्धन्य से आएगा, और त वर्ग के दोनों वर्णों में से है तो दंत्य से आएगा। जैसे हम शब्द लेते हैं, शब्द आता है कस्मिन चित, शब्द आता है कस्मिन, शब्द क्या है? कस्मिन जोड़ चित। तो यहां पर क्या होगा? कस्मिन में देखो अंत में न आ रहा है, बाद में च आ रहा है, छव प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए यहां नियम लागू होगा और शब्द क्या बनेगा? कस्मिन। देखो इस न के स्थान पे क्या हो गया? चंद्र बिंदु, ये अनुस्वार कर दिया मैंने, और च आ रहा है, इसका मतलब एक स बीच में आ जाएगा, ये वाला आ गया। और चित ज्यों का त्यों, कस्मिंश्चित, इस प्रकार का शब्द आ जाएगा, ठीक है। या फिर चंद्र बिंदु करें तो क्या बनेगा शब्द? कस्मिंश्चित। शब्द क्या बनेगा? कस्मिंश्चित। इस प्रकार का शब्द बन जाएगा, कस्मिंश्चित, ठीक। शब्द आता है तान जोड़ ते। शब्द क्या है? तान जोड़ ते। तो तान में अंत में न आ रहा है और बाद में भी क्या है? तय है। तो तय क्या है? ये है, तो इसका मतलब तीसरा से बनेगा, तीसरा से, या फिर इसको दंत्य से कहते हैं। तो शब्द क्या बन जाएगा? तांस ते। इस प्रकार का शब्द हमें मिलेगा। अनुस्वार बनाए तो तांस ते बनेगा, और यदि न के स्थान पे हम चंद्र बिंदु बनाएंगे तो शब्द बन जाएगा तांस ते, ठीक है। इसके अलावा और एक उदाहरण लेते हैं हम। शब्द आता है चक्रिन, चक्रिन जोड़ त्रायस्व। त्रायस्व, चक्रिन यानी भगवान चक्रधारी विष्णु, त्रायस्व यानी हमें बचाए, अर्थात भगवान विष्णु हमें बचाए। तो चक्रिन त्रायस्व शब्द में देखो न आ रहा है, त्रायस्व में तय आ रहा है प्रारंभ में, तो ये नस्थव्य अप्रशांत सूत्र लागू हो रहा है और शब्द क्या बन जाएगा? चक्रिंश त्रायस्व, चक्रिंश त्रायस्व, इस प्रकार का शब्द बनेगा। और या इसके विकल्प में जो शब्द बनेगा वो क्या होगा? इस चंद्र बिंदु की जगह च क्री न की जगह चंद्र बिंदु हो गया, एक से का आगमन हो गया, तय आने की वजह से ये से आ गया, और बाकी का त्रायस्व शब्द है वो ज्यों का त्यों बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप आज हम व्यंजन संधि पूरी पढ़ चुके हैं।
आगे के वीडियोस में हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और हमेशा इतनी मेहनत करके वीडियो बनाया जाता है तो निश्चित रूप से आप अपने कम से कम 5-10 जो मित्र हैं जो इन चीज़ों को समझना चाहते हैं उन्हें यह शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।